वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे बिहार दरोगा जो 1275 पोस्ट का जो सेकेंड पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आज आप लोग को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊंगा। और ये आप लोग का इस बुक का सेट नंबर 4 है, यानी हम लोगों ने अभी तक पिछले 3 क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर आप सभी उसको देख सकते हैं और अपना सीरीज लगातार चला सकते हैं, आप लोग का पढ़ने में आसानी भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर सवाल की ओर। पहले नंबर, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? तो लैंप विकसित करने के लिए तैयार है CSIR नीरी के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। अगर पूछे आप लोग से CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। और एक और बात, इसी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल दिया गया है, यहाँ पे फुल फॉर्म इसका नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है। CSIR का फुल फॉर्म नीरी के दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, तो इसमें ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया जा रहा है। तो ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया जा रहा है। नीरी, जिसको हम लोग वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था। और ये एक वित्त पोषित संस्था क्या है, तो वित्त पोषित संस्थान इसका नवाचार और अनुसंधान करना है। क्या है, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक कब उसको बनाया गया था? तो 1939, ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तो तथा महासचिव HV कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना की थी। पूछेगा पहली डिवीजन की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों सुभाष चंद्र बोस का ही वाक्य है। क्या? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों बात किसकी कहा गया है? तो ये दोनों बात हम लोग का आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक हैं उनके द्वारा कहा गया है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जितना ही पूरा डिटेल दिया जाता है आप लोग से मैं बताता हूँ। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष कर दिया गया? तो पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय 1849 में कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग का डिटेल वाइज दिया गया है। तो पंजाब का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेज सेना प्रमुख सर हुडगफ था। तो कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड हार्डिंग, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी और दिसंबर 1845 में फिरोज शाह और जनवरी 1846 में बछोवाल और आलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु फरवरी 1846 में हुई सबराओं की लड़ाई निर्णायक हुई। तो ये सभी चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग को वीडियो रोक कर वहाँ से आगे बढ़ना है। अंग्रेजी और सिखों के बीच 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि हुई। बोलेगा लाहौर की संधि किन दोनों के बीच हुई? तो सिख और इनके बीच हुई। भैरवाल की संधि 1846 में हुआ। इसके तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। कहाँ मान लिया गया? पंजाब में मान लिया गया। चलिए अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। बोलेगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के बीच हुआ। दूसरी लड़ाई चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ और 21 फरवरी 1849 में लड़ी। इस युद्ध में सिख पूरी तरह पराजित हो गए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 में घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेज राज में कर लिया गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी था, न कि लॉर्ड हार्डिंग। ऊपर क्या लिखा गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग लिखा गया था। तो ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग था। लेकिन आप लोग से पूछेगा कि जो संपूर्ण पंजाब का विलय किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुआ था, लॉर्ड डलहौजी। और इसी को हम लोग हड़प नीति कहते हैं। तो जो हड़प नीति का भी लाया था इसी नहीं लाया था। और एक जैसे भारत में रेलवे का विकास और डाक व्यवस्था सभी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। चलिए हम लोग, ये इंग्लिश का सवाल है तो इंग्लिश का सवाल आप लोग PDF से आप लोग देख लीजिएगा। जिनको भी पूरा बुक का PDF चाहिए तो वो लोग मात्र 50 रुपया पेमेंट करके
और आप लोग इस बुक का पूरा PDF ले सकते हैं। अगर आप लोग को पूरा PDF लेना है तो मात्र 50 रुपया में पूरे बुक का आप लोग को PDF मिल जाएगा। उससे आप लोग पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो जिनको भी इस बुक का पूरा PDF चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सअप या आप लोग SMS कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोग को पेमेंट का लिंक दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके पेमेंट कर इस बुक का PDF ले सकते हैं। तो आप लोग जिनको भी लेना हो आप लोग कमेंट करें वीडियो में, वहाँ से मैं आप लोग से संपर्क कर लूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीत कर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आप लोग कि दक्षिण साउथ अफ्रीका साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मोलास्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। इसका सही जवाब है रोहन बोपन्ना। सबसे अधिक उम्र जीते हैं रोहन बोपन्ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहन बोपन्ना। ऑप्शन नंबर ए हो गया यूकी भांबरी। दक्षिण अफ्रीका साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियन में दोहरा ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। तो किसने जीता उसका नाम क्या है, यूकी भांबरी। तो यूकी भांबरी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आप लोग को ध्यान रखना यूकी भांबरी। चलिए इसके बारे में जितने भी नीचे फैक्ट दिए गए आप लोग देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब यूकी भांबरी ने जीता है। और मोलार्का ओपन 2023 में यूकी भांबरी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के साथी लॉर्ड हैरिस के साथ पहला ATP डबल्स खिताब जीता। ये खिताब ये जो खिताब है टेनिस खेल से संबंधित क्या है, टेनिस खेल से संबंधित है। मोलार्का ओपन बोल देगा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। 7वां नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान आप लोग को दिख रहा होगा। भारत के ऊपरी दिशा में सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल है, कौन सा जैव मंडल है का नाम है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट नाम है इसका। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे नीचे सारा डिटेल दिया गया है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और आप उसे पूछे नंदा देवी जैव मंडल कहाँ है, तो उत्तराखंड में। मानस असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में। अगर आप लोग ये सभी नेशनल पार्क भी हैं, अगर आप लोग इसे पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि इन सभी नामों से नेशनल पार्क भी हैं जिनका आप लोग का नाम दिया गया है। और यहाँ पे नीचे टोटल भारत में 18 जैव मंडल भंडार हैं। टोटल भारत में 18 जैव मंडल हैं। उनमें से जो सबसे पहले है उसका नाम था नीलगिरी। नीलगिरी जो जैव मंडल भंडार वो भारत का सबसे पहला है। इसका स्थापना किया गया था 86 में। ध्यान रखिएगा। और ये इसमें किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो ये नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में देखने को मिलता है। चलिए यहाँ से आप लोग इस सभी को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का बोलिएगा PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगा अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो। जनगणना देखिए, अब 8वां नंबर सवाल कि हम जनगणना से संबंधित है। तो आप लोग जब भी पढ़ाई करने बैठिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे जनगणना हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब आप लोग को पढ़ते हुए चलना, क्योंकि जब परीक्षा के समय आए तो आप लोग को बस उसको रिविजन करना पड़े। तो 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक है। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार जिसका है 1106 स्क्वायर किलोमीटर पर पर्सन है। फिर पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है। फिर तीसरे नंबर पर केरल है। फिर यूपी है। फिर हरियाणा है। ऐसे क्रम वाइज दिया गया। फिर न्यूनतम बोलेगा तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 17 ही व्यक्ति रहते हैं। फिर आपको दूसरे स्थान मिजोरम है, सिक्किम है, फिर मणिपुर है। तो 3 तक आप लोग को ध्यान रखना है, तीसरा तक ध्यान रखना है। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश पहला दिल्ली है, फिर दूसरा चंडीगढ़ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो सबसे अधिक में दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर बोलेगा कम में तो अंडमान निकोबार। और इसके अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति किलो वर्ग किलोमीटर है, 382 है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम, तो जापान की मुद्रा सबको मालूम होगा, आप लोग ऐसे आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे देश का जो राज्य एवं राजधानी यहाँ पे मुद्रा दिया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट देश है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चीन का बीजिंग होगा, युआन उसका करेंसी होगा। तुर्की का राजधानी अंकारा होगा, मुद्रा लीरा होगा। तुर्की को आप लोग ध्यान रखना। फिलीपींस का मनीला है, पीसो यहाँ का मुद्रा है। क्यूबा हवाना हो जाएगा, फिर पीसो यहाँ का भी पीसो है। फिर एक है इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका मैं बताऊँगा, जो मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट है, टोंगा का हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग PDF ले लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है ऑप्शन नंबर सी, यानी विनिमय का माध्यम, अमूल्य का मापक। ये दोनों कार्य ही मुद्रा का कार्य है। यानी हम लोग एक सामान को खरीद या बेच सकते हैं उसके द्वारा, फिर उसको माप भी, यानी उसको हम लोग माप भी सकते हैं, उसके बारे में जान भी सकते हैं, तौल सकते हैं। सभी मुद्रा के कार्य है। मुद्रा प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम, अमूल्य का मापक दोनों मुद्रा के प्राथमिक मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा
द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किया जाता है। मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैं, पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापक। मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन किसके पास है? तो श्रम होगा सही आंसर। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है जो सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर और सक्रिय साधन है। पूंजी और भूमि जैसे निष्क्रिय कारक उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर भारत में श्रम उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है जिसके बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ध्यान रखना है, श्रम के अभाव में किसी देश के प्राकृतिक संसाधन अल्प उपयोग में रह जाएंगे। उत्पादन के 4 कारक है, पहला है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। 4 कारक आप लोग को ध्यान रखना है। ये सवाल पूछ सकते हैं आप लोग एग्जामिनेशन में कि उत्पादन के मुख्य 4 कारक कौन है? धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी किसे कहते हैं? धन का वह अंश जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है उसको धन कहते हैं, पूंजी कहते हैं या कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में। इस शिफ्ट में अर्थव्यवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। 12 नंबर सवाल था, 2 सेक्टरों अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। कैसे मांग होती है? तो समग्र मांग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सी यानी कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इसका फुल फॉर्म नीचे दिया गया है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग बराबर C+I होती है। सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसे वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होता है, अर्थात AD बराबर C+I समग्र मांग, जिसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एक है हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वहाँ ना तो निर्यात होगा ना तो आयात, उसको ही कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन इसका फॉर्मूला दिया गया है, समग्र मांग उपभोग प्लस विनियोग व्यय बराबर C+I। एक है खुली अर्थव्यवस्था, समग्र उपभोग प्लस विनियोग प्लस सरकारी व्यय, यानी निर्यात माइनस आयात, उसी को कहा जाता है खुली अर्थ। तो अर्थव्यवस्था भी आप लोग के लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। ये देखिए, हिंदी से सवाल पूछा गया, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक वाक्य क्या है? तो जनश्रुति कहा जाता है। जो बात लोगों से सुनी गई उसे जनश्रुति कहा जाता है। जो बात यहाँ पे दिया गया, और जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो अगर आप लोग को जानने की बहुत इच्छा है तो उसे क्या कहा जाता है? फिर एक प्रकार संपत्ति कर को जजिया कहा जाता है, और जानने की इच्छा को यहाँ दिया गया है। एक खास आदिवासी समुदाय को जनजाति कहा जाता है। 14 नंबर सवाल, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ब्रुनोई में हुआ था। ये कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। और इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को, और 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा। इस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। बाद में यह पार्टी नाटसी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 23 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। पूछेगा हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है? तो 30 जनवरी 1933, 33 याद रखना। और हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक साम्राज्य, एक नेता का नारा देकर मिला लिया। और हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित। और नाटसी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। हिटलर की आत्मकथा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। हिटलर का आत्मकथा मीन कैम्प क्या है? मीन कैम्प हिटलर का आत्मकथा कई एग्जामिनेशन में हम लोग को पूछा जा चुका है। तो हिटलर बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व इतिहास की दृष्टि से। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं हम लोग उसका उपयोग करेंगे तो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो उसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि कृषि, डेयरी, अभी आप लोगों का मछली पालन, वनों से प्राप्ति, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर हम लोग द्वितीय क्षेत्र को देख लेते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसमें फैक्ट्री वगैरह रहता है, जैसे इंडस्ट्रियल रहता है। इसमें प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपभोग कर हम सूत तथा कपड़ा को बनाते हैं, उसी को काटते हैं या उसको बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। ये सभी क्या हो जाए? जितने कि आप लोग प्राकृतिक संसाधन को लाएँ, उसका विनिर्माण किए, तो वो हो गया द्वितीय सेक्टर। अब आता है तृतीय सेक्टर। तो तृतीय सेक्टर काफ़ी आसान, जितने भी सेवा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र हो गए, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे पर्यावरण हो गया, संचार, बैंक, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सभी कवर हो चुका होगा आप लोग। 16 नंबर सवाल देखिए, एक और चीज़ मैंने यहाँ छोड़ दिया कि अगर आपसे पूछे कि फैक्ट्री हो गया और उपभोग और इंडस्ट्रियल, ये सभी किस में आता है? द्वितीय सेक्टर में। 16 नंबर। और डेयरी वेरी सब प्रथम सेक्टर।
राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी मान के चलिए किसी राज्य विधानसभा की वहाँ की संख्या मान के चलिए 400 है, तो उसका 1/3 आप लोग का विधान परिषद रहेगा, 1/3 वहाँ का विधान परिषद रहेगा। तो अब ऐसे आप लोग जान सकते हैं। लेकिन न्यूनतम भी दे दिया गया है, 40 से कम नहीं रहता है, ये भी न्यूनतम दे दिया गया है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषद रह सकता है, और विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। जिस प्रकार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसी तरह विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है। और संविधान के अनुच्छेद नंबर 172 के 2 में यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी भी घटित नहीं होगा, ये कभी टूट नहीं सकता। और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। और विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्याग पत्र या मरने की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त कर सकते हैं। सभी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। तो कितना नंबर क्वेश्चन था? 16 नंबर था। 17 नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किसे तैरते हुए द्वीपों की झील कहा गया है? तो लोकटक झील को कहा गया, ये मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में पाया जाता है। लोकटक झील में फुमडी के द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और प्रमुख मतलब कि भारत की प्रमुख झील है उनकी अवस्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। एक है जयसमंद झील उदयपुर में है। यहाँ पे आप लोग का दिया गया भारत की अनेकों झील अच्छे क्रम में दिए गए हैं। तो इससे अच्छा आप लोग एक ही बार में पूरा झील को पढ़ लीजिएगा किसी अन्य स्रोतों से। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो एक मैं वीडियो लाऊंगा आप लोगों उसमें भारत का जितने भी झील हैं वो मैं आप लोग एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से संबंधित जितने भी सवाल ये भी पूछे जाते हैं। 18 नंबर सवाल बिहार से संबंधित है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादनों की सूची में जमुई में पाया गया है? सबसे ज़्यादा सोना मिला है जमुई में। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा। बिहार राज्य के जमुई जिला के सोने प्रखंड के कमटिया गांव के पास सर्वाधिक सोने के भंडार वहां है। तो कहाँ मिला है? तो जमुई के करमटिया गांव के पास सर्वाधिक सोने के भंडार अवस्थित। और नीचे दिया गया धात्विक खनिज वे होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिशोधित किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि। इसको ही हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धात्विक गुण हो उसको धात्विक खनिज कहते हैं। और एक है अधात्विक खनिज, वे होते हैं जिन्हें परिशोधित नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें खुचर कर अथवा काट कर विभिन्न आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, और गंधक हो गया, जिप्सम हो गया। ये सभी अधात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज क्या है? तो तांबा, जस्ता, ये सब धात्विक खनिज है। और यहाँ से आप लोग का दूसरा नंबर सवाल सब सही होता है। एक और नंबर यहाँ पे दिया गया है कि देश में सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर जिले में फैले कैमूर के पठार में पाया जाता है, जैसे पायराइट्स और डोलामाइट। चलिए यहाँ पे दिया गया सोना में आप लोग का जमुई हो जाएगा, और जमुई में कमटिया में, फिर आ जाएगा क्वार्ट्स में जमुई भी है, सीसा में भागलपुर है, गंधक में रोहतास है, कोयला में औरंगाबाद है, यूरेनियम में गया है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती आप लोगों की परीक्षा के लिए, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसमें से आप लोग का डोलोमाइट कहाँ है? फिर खनिज तेल मुंगेर में। अभ्रक बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार में अभ्रक की खेती किस जिले में किया जाता है? तो 4-5 जिला है, 4 जिला है। चारों जिला का नाम आप लोग याद रखना है। गया, नवादा। देखिए पहले है जमुई में भी पाया जाता है, मुंगेर में भी पाया जाता है, नवादा में भी और गया में। इन चारों में जो भी ऑप्शन दिया गया होगा आप लोग टिक कीजिएगा। फिर है लिथियम का ये भी गया में देखने को मिलता है। बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है, और बॉक्साइट मुंगेर में है। फिर फेल्सपावर भी हम लोग का जो बिहार में सबसे गर्म जिला गया है, और सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। तो ये पूछा कि बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन है? तो गया हो जाएगा। वहाँ पर ही फेल्सपावर पाया जाता है। गया फेल्सपावर भी, यूरेनियम गया, कोयला औरंगाबाद, गंधक रोहतास, क्वार्ट्स जमुई, सीसा भागलपुर, सोना जमुई। तो इस सभी मैंने आप लोगों को कवर कराया है। इससे सवाल देखने को मिलते होंगे आप लोग की परीक्षा में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। कितना आसान सवाल है, जिन लोगों ने लूसेंट पढ़ा होगा उससे ये सवाल बन गया होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 7 अगस्त को इसको मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन में इसको पेश किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया था। कितने मिनट भाषण दिया? 70 मिनट तक। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर योजना बनाई थी, और 9 अगस्त को सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चला के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को
वाकुरा जेल में रखा गया था। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था और मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। बोलेगा कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, तो आप लोग देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, जिसे सीआर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सीआर फार्मूला। और 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन? 1 अगस्त को 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा? तो बिहार, बंगाल और प्रांत और मद्रास, बम्बई में, इन चारों प्रांत में सबसे अधिक पड़ा था प्रभाव भारत छोड़ो आंदोलन का। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन कवर हो गया। अब यहाँ से 20वां नंबर सवाल है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? अभंग में तुकाराम का है। अभंग क्या है? तो संत के उपदेश है, उसको संकलित किया जाता है। उसको किसमें है? तो आप लोग देख लिए होंगे। मध्यकालीन संत तुकाराम की शिक्षा अभंगी के रूप में सम्मिलित। मध्यकालीन संत तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित। तुकाराम किसके मतलब कि तुकाराम किसके समकालीन थे? तो दिया गया तुकाराम ने हिंदी मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग देख सकते होंगे। अभंग विट्ठल या निठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग क्या है? तो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान जो समाज में अलख जगाने के जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उन्हें अभंग कहा जाता है। और अभंग का संकलन तुकाराम के द्वारा। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी, ये सभी अभंग है। भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख है। दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पे? अहमदाबाद। नामदेव रामानंद और के शिष्य के समकालीन थे। इनका जन्म दर्जी परिवार में हुआ। कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों के में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भजन सम्मिलित। चित्तौड़ की रानी झाला उनकी परम शिष्या थी। ध्यान रखिएगा, ये सभी सवाल कहीं ना कहीं आप लोग से परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आप लोग पढ़े होंगे और बार बार आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा कि काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। तो आप लोग को ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो PDF आप लोग ले लीजिए, मात्र 50 रुपये उसका दाम है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक? देखिए, मैं ज़्यादा पैसा नहीं मैं लेना चाहता हूँ। अगर आप लोग 40 रुपये भी पेमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोगों को PDF अपलोड करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो बहुलीकरण क्रियाविधि से कौन सा संघनन बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुलीकरण संघनन बहुलीकरण विधि तो नाइलॉन बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बोलेगा बहुलक किसे कहते हैं? इसको पॉलीमर, इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है बहुलक को। तो बहुलकों को वृद्ध अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिनका द्रव्यमान अति उच्च होता है। इन्हें वृद्ध अणु भी कहते हैं। इसको पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाई के वृद्ध पैमाने पर जुड़ने से बनता है। और बहुलकों के संबंधित एकलकों से विचरण के प्रक्रम को बहुलकन या बहुलीकरण कहते हैं। स्रोत के आधार पर बहुलीकरण 3 प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक, फिर एक है संश्लेषित बहुलक। ये 3 प्रकार के बहुलक होते हैं। तीनों प्रकार के बहुलक के बारे में जानिए। पहला है पादप तथा जंतु में पाए जाते हैं, उसको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और कुछ रेनिन और रबर, ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। तो प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एक है अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन है? सेलुलोज में जो एसीटेट होता है, फिर एक है सेलुलोज का नाइट्रेट। ये दोनों जो उदाहरण है वो अर्ध संश्लेषित बहुलक। फिर है संश्लेषित बहुलक, उसमें क्या है? तो पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, और ये सभी जितने भी है ये संश्लेषित बहुलक है। तो बहुलक से अब जितने भी सवाल बनेंगे आप लोग को वो गलत नहीं होने चाहिए। कितने प्रकार के बहुलक होते हैं? 3 प्रकार के बहुलक होते हैं। बहुलक अथवा बहुलीकरण ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। बोलेगा बहुलीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक संश्लेषित बहुलकों के अपशिष्टों से स्थितिज पर्यावरण संकट को देखते हुए जैवनीय बहुलकों ने PHBV और नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का विकल्प के रूप में विकास किया गया। टेफ्लॉन आवरण का 300 डिग्री सेल्सियस या अधिक ताप पर चरण हो जाता है। ये सभी ज़्यादा उतना अंदर नहीं जाना है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वही आप लोग पढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों और क्रियाकलापों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों और कार्यशालाओं एवं व्यापारिक परिस्थानों में काम करना शुरू किया। और प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक प्रभाव के रूप में स्त्रियों की स्थिति व्यापक परिवर्तन देखने में आया, क्योंकि यह युद्ध अधिकांशतः पुरुष मारे गए, जिसके कारण यहाँ संभव था वहाँ महिलाओं ने बड़े स्तर पर कार्यभार सुचारू रूप से संभाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति न केवल समृद्ध हुई, अपितु वो पुरुषों पर अपनी आश्रितता से मुक्त हो सकी।
देखिए, इसमें कार्यशील जनसंख्या में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के फलस्वरूप महिलाओं को 1918 में इंग्लैंड और 1920 में जर्मनी में मताधिकार का अधिकार मिला। पहली बार मताधिकार का अधिकार महिलाओं को इंग्लैंड में मिला था 1918 में, फिर 1920 में जर्मनी में मिला था। यहाँ पे है प्रथम विश्व युद्ध का हुआ था तो 14 से 18 तक हुआ था। तत्कालीन कारण जान लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध का पूछा जाता है तो ऑस्ट्रिया के चांसलर जिसका नाम था आर्किड्यूड फर्डिनेंड, उनकी पत्नी जिसका नाम था बोस्निया की राजधानी सराजोवा में इसको मारा गया था। इसके लिए तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, पहला है टेनिनबर्ग युद्ध, फिर एक है मार्न का युद्ध। इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध। और ये हाँ, एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, पहला विश्व युद्ध वारसाई की संधि के द्वारा पूर्णतः समाप्त हुआ था। किसके द्वारा? वारसाई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध का शुभारंभ किसने किया? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात संपन्न हुआ। इसमें दो राष्ट्र होते हैं, एक है मित्र राष्ट्र, दूसरा है ध्रुवी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कितने कितने देश थे? उसमें अमेरिका हो जाएगा, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएसए, ये तीनों शामिल थे। और आप बताइए, ये है ध्रुवी राष्ट्र। तो ध्रुवी राष्ट्र में जापान, इटली और जर्मनी था। ये सभी आप लोग का नाम याद रखना चाहिए। पूछा जाता है परीक्षा में कौन सा देश ध्रुवी राष्ट्र का सदस्य था, ऐसे परीक्षा में या फिर मित्र राष्ट्र का सदस्य कौन था या फिर ध्रुवी राष्ट्र का सदस्य कौन सा, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो बिहार में देखिए, अब दूसरा नंबर सवाल है 23 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में सघन वन मिलेंगे? तो सबसे ज़्यादा वन मिलता है पश्चिमी चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक देखने को मिलता है। भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में इसको किया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% है। तो आपसे बोलेगा कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो वन कितना है? 7%। आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आप लोग जिलों में आवरण, तो सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में मिलता है। और आप लोग सबसे कम है, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम यहाँ पे नहीं दिया गया है। अति सघन, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाधित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो 10% से अधिक शिखर घनत्व वाले 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? मैंने अभी बताया था आप लोग की अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, वहाँ का मात्र 46 व्यक्ति पर किलोमीटर है, स्क्वायर है। ये सब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बोलेगा राज्य में अरुणाचल प्रदेश। 25 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा। तो भारत के संविधान में कौन से भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना। हम लोग को ये अनुच्छेद बोलेगा तो 36 से 51, ध्यान रखना, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। यहाँ पे दिया गया आप लोग सभी भाग 4 का हिस्सा है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के माध्यम से इनमें से 19 के क, 43, 48 का को शामिल किया गया था। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, आप लोग इसको न्यायालय में इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। एक है ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम। केटी शाह के शब्दों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। फिर एक है प्रस्तावना संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य और सरकार के स्वरूप और संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप उल्लेख है। ध्यान रखिएगा। एक है यहाँ पे मूल अधिकार। संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। ये सभी कथन है, ये आप लोग का मूल अधिकार से उल्लेखित है, जो किसमें है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, ये सभी। यह न्यायिक पूर्वावलोकन से तात्पर्य है कि न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधान पालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है, तथा यह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों को भी समीक्षा कर सकती है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए, न्यायपालिका से संबंधित था।
26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए हानिकारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से हम लोग देखते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग क्या है, तो इसको इन शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में संताप मंडल के अंतर्गत पाया जाता है और प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। कौन? तो ओजोन परत, और इसको हम लोग को कवच का कार्य करता है। कौन? संताप मंडल में ओजोन परत। ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से हम लोग जानते हैं। एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी जितने भी हैं ना, सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही पार्ट है। जितने भी आप देख रहे हैं HCFC, HBFC और फिर CaCl2 ये सभी हैं जितने भी हानिकारक गैस हैं जिसके द्वारा ओजोन का क्षरण होता है। ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, पहला है वियना कन्वेंशन। तो जो वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में, यह अपनाया गया था और ये 1988 में कार्यविधि में आया था। फिर एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में। फिर एक है किगाली समझौता, जो रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए समझौता किया गया। जितना चीज़ आप लोगों को कोई पूरा नहीं बताएगा, तो आप लोगों को अगर वीडियो लंबा लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसको शॉर्ट भी कर दूंगा ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए। तो ये मैथ का सवाल है, 6400 का वार्षिक है। ये CISI आप लोग बनाइएगा मैथ का सवाल। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अवसर से संबंधित अनुच्छेद देखिए, सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये समानता के अधिकार के अंतर्गत भी आता है और ये 16 अनुच्छेद में से। और एक है समानता का अधिकार 14 हो जाएगा और अवसर का समानता 16 हो जाएगा। 19 में क्या है? तो 19 आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 22 भी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताने की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। इसी के द्वारा किसी पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अब 14, 15, 16 जितने भी अनुच्छेद उसको देख लेते हैं। 14 में क्या है? तो विधि के समझ समानता। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी राज्य इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू रहेगा। अनुच्छेद 15 क्या है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जन्म स्थान, लिंग पर भेदभाव नहीं। 16 क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और तो ध्यान रखिएगा, अवसर की समानता 16 में है। अब ये 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 16 में है लोक नियोजन और अवसर की समानता। 17 में है छुआछूत वाला जो हो गया। 18 में उपाधियों का अंत, जितने भी उपाधि रहते हैं उसका किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आगे के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ यहाँ दी है कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति से उपाधि धारण नहीं करेगा। ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ आप लोग पढ़िएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो लुई 16वां किस राजवंश से था? सबको जानते हुए बुर्बो राजवंश से था। जितने भी फ्रांस क्रांति पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि लुई 16वां बुर्बो राजवंश से संबंधित था। फ्रांस का शासक लुई 16वां बुर्बो राजवंश से संबंधित था। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस की शासन पर बैठा। तो फ्रांस के शासन पर 1774 में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 14 जुलाई 1789 को। अब लुई 16वें के शासनकाल में ही हुआ था फ्रांस क्रांति। तो पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 14 जुलाई 1789 में हुआ था। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। मिरासो और ओबेसिये ने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया था। तो नेशनल असेंबली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मिरासे और ओबेसी 1789 में। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया और सन 1791 में संविधान कानून बनाने के अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। बोलेगा संविधान क्रांति के समय फ्रांस में संविधान बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया गया? तो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया है। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस एक गणतंत्र घोषित किया गया और इसमें राजतंत्र खत्म कर दिया गया। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। तो लुई 16वां को मौत की सज़ा सुना दी गई और ये बुर्बो वंश का शासक था। कौन? लुई 16वां। और इन्हीं के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये 1774 में बैठा था शासन पे। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का खत्म
फ्रांस का राष्ट्रगान रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित किया गया था, जिसको मार्सिले कहा जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही का पता कौन लगाता है? तो स्वाद। ऑप्शन नंबर, ये सभी कितने आसान सवाल नहीं, आसान नहीं है, जिसको कन्फ्यूजन होगा वो लोग गंध भी मार्क्स के आ सकते हैं। तो स्वाद इसका है सी नंबर सही जवाब। स्वाद में ही रस संवेदी पाए जाते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? काफ़ी आसान सवाल है। सोडियम का हो जाएगा सही जवाब। सोडियम का Na कहा जाता है, इसको सोडियम लिखा जाता है, लेकिन इसका लैटिन नेम NM है, Na के नाम से जानते हैं। और Na का आप लोग पूरा नाम बताइएगा क्या होता है। यहाँ पे सबका प्रतीक दिया गया है। हाइड्रोजन का ये है, सोडियम का है, फिर पोटेशियम का के है, आयरन का Fe है, आर्सेनिक का AS है, सिल्वर का Ag है, टीन का Sn है, एंटीमनी का Sb है, टंगस्टन का W है। सभी चीज़ आप लोग का जो याद नहीं रहता है यहाँ पे दे दिया गया। आप लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने है। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी है जी? सेंटियागो बोला, सेंटियागो किसकी राजधानी? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आंसर भी दिया गया, उसको देख लीजिए और भागिए। यहाँ पे नीचे जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उसकी राजधानियाँ और उसकी मुद्राएं, ये सभी यहाँ पे दिया गया। तो जिन लोगों ने PDF नहीं परचेस किया है वो लोग PDF परचेस कर सकते हैं। पूरा बुक का PDF में मात्र 50 रुपये में आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मात्र 50 रुपये में आप लोग को पूरा बुक का PDF मिल रहा है। जिनको भी इस बुक का PDF चाहिए वो आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, मैं आप लोग को कॉन्टैक्ट कर लूँगा, वहाँ से आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एल लीनो का प्रभाव नहीं है? एल लीनो एक जलधारा है, इसका प्रभाव नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। ये सवाल गलत है, ये इसका प्रभाव नहीं है। तो हम चलिए इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार यह पेरू के जल का तापमान कम नहीं कर देता है। एल लीनो का प्रभाव नहीं है ये। हम लोग एल लीनो के बारे में पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। एल लीनो एक जटिल मौसम है। ये क्या है? तो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। एल लीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक, क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर क्या आती है? तो ये क्रिसमस के आसपास नजर आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। कैसी होती है? वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। वायुमंडलीय परिघटनाएं में यह क्रिसमस के आसपास आता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट पर निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है और यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? तो भूमध्यरीय मतलब कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है। दूसरा है समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है। और ये तीसरा है प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। तो ये सभी इसका प्रभाव है। ये 10 डिग्री तक तापमान बढ़ा देती है। यह दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है, क्योंकि यह जलधारा इसलिए दिसंबर के महीने में जब क्रिसमस मौसम आता है तो मनाया जाता है, तब ये नज़र आती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। तो कब आता है? क्रिसमस में आता है। ध्यान रखिएगा, जब आएगा क्रिसमस तो एल नीनो जलधारा भी देखने को मिले। तो हम लोगों ने 33 नंबर सवाल को अच्छे तरीके से कवर कर दिया। क्रिसमस जो था दोनों को हो जाएगा। क्रिसमस में आप लोग का जलधारा और एक मौसमी तंत्र है, दोनों कवर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। शांति की स्थापना करना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बोलेगा इसका स्थापना कब किया गया था? 1945 में इसका स्थापना किया गया था। आप लोग इसका मुख्यालय कमेंट करके बताइएगा। सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा उन्हें उम्र भर सीखते हुए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए हम लोग अब 35 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या आपको कह रहा है? इनकी निम्नलिखित में से 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, पूर्णिया इसका सही जवाब होगा। और ये सभी साक्षरता दर है। बोलेगा सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो आप लोग देख लिए होंगे सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है, और सबसे कम पूर्णिया में है, सबसे अधिक रोहतास। यहाँ पे सारा कुछ इसमें दिया गया। बिहार राज्य का साक्षरता दर बोले कितना है? तो यहाँ पे 61 पॉइंट कुछ, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर ज़्यादा है, महिलाओं का साक्षरता दर कम है। पुरुष का 71 है, महिला का 51। महिला का 51 है, तो बिहार में महिलाएं काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन अब तो काफ़ी चेंज आया है, सब लोग पढ़ाई पे ज़्यादा प्रेरित हो गए। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। कैसा ग्राफ देता है? दूरी और समय। तो दूरी समय क्या होगा? तो चाल हो जाएगा। दूरी बटा समय चाल बोलते हैं, उससे भी इसको निकाला जा सकता है। तो ये सभी साइंस के सवाल हैं। आप लोग इसको PDF से अच्छे से पढ़िएगा। इसका PDF जिन लोगों ने PDF नहीं लिया है वो लोग PDF जरूर ले लें। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, काला शोक किस राजवंश से संबंधित है? तो काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। काला शोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था। शिशुनाग वंश का समय अवधि 412 ईस्वी से 394 ईसा पूर्व तक रहा। और काला शोक पुराण तथा
या दीवादान के नाम से काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया था। चलिए यहाँ तक कालाशोक के बारे में बहुत चीज़ जान ली है। एक और चीज़ जान लीजिएगा, इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ? वैशाली में। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा में। सभी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग का यहाँ है, तांबा की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बना लेती है। किसके कारण? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण तांबा की वस्तु अपने चमक को छोड़ देती हैं और वो हरे रंग की परत बना लेती है। कॉपर कार्बोनेट के कारण ऐसे क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। कॉपर का परमाणु क्रमांक दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा PDF से, क्योंकि मैं अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़िएगा नहीं, वीडियो को छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं जल्दी अब करवाऊँगा, जो 10 सवाल बचे हैं उसको मैं जल्दी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आप लोग को पता होगा 15,000 जमानत राशि है राष्ट्रपति का। सभी चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया राष्ट्रपति के बारे में। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो हो जाएगा इसका सही जवाब टाटा ने लॉन्च किया है। तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली कंपनी है लव बर्ड। भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार थी, इसे 1993 में टाटा ने बनाया। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह के जनक जमशेदजी टाटा थे। टाटा समूह को आगे ऊंचाई पर ले जाने में रतन टाटा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे देखते हैं। लाल लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। काजू की खेती लाल लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी के बारे में दिया गया है, पढ़िएगा आप लोग PDF से। द्रव अवस्था से गुजरने बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस में अवस्था में परिवर्तन क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो निक्षेपण कहते हैं उसे। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस सीधा ठोस में परिवर्तन हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या बोलता है? तो ऊर्ध्वपातन बोलता है कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होता है। उसको हम लोग मतलब कि बिना द्रव में जाए सीधा गैस में परिवर्तन होता है। उसके उदाहरण क्या क्या है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए PR श्रीजेश और सविता पुनिया के समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित है? हॉकी मारिएगा, हॉकी से संबंधित है PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का में निर्माण में सहायक होती हैं, थक्का बनाता है कौन? इसका सही जवाब है, थक्का कौन जमाता है जी? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर C सही जवाब होगा, 44 का C। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के निर्माण में सहायक होती है और शरीर के किसी अंग से कट या फट जाने से जो रुधिर अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में चिपक जाती है उसे रुधिर स्राव को बंद कर देती है। फिर है रक्त स्कंदन, उसी को रक्त का जमाव कहते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम है जो थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजिन से बनती है। ये सब चीज़ आप लोग जब मैं ब्लड चैप्टर लाऊंगा तो उसमें सभी चीज़ दिया गया है। लेकिन अभी आप लोग यहाँ देख लीजिए कि मनुष्य में लगभग 6 लीटर से अधिक ब्लड पाया जाता है और ब्लड के टोटल 2 भाग हैं। पहला भाग कौन है? प्लाज्मा। तो आप लोग प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो प्लाज्मा 55% पाया जाता है और शेष भाग 45% जितने भी कणिका और जितने भी प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। और ये 55% में से 90% प्लाज्मा में पानी देखने को मिलता है और 10% प्रोटीन देखने को मिलता है। चलिए यहाँ से हम लोग दूसरे नंबर सवाल की ओर भागते हैं। 45 नंबर सवाल। और मात्र आप लोग का 5 सवाल बचा हुआ है। 5 सवाल के बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करता है? तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, उसको स्वीकृति प्रदान देना। तो ऑप्शन नंबर D सही जवाब होगा आप लोग का, 45 का ऑप्शन नंबर D। 46 नंबर सवाल है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनियमों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो विमान मसौदा अधिनियम 2023। ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो किसी ऊष्मा की इंजन दक्षता 100% से नहीं हो सकती। जानिएगा आप लोग, ये सब पढ़िएगा, PDF है, मिलेगा आप लोग को मात्र 50 रुपये में। निम्नलिखित में किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी। प्राइस बढ़ेगा तब ऐसा होता है, कीमत में परिवर्तन करने पर। चलिए 49 नंबर सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर D सही जवाब होगा। 78 अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री से कर्तव्य से संबंधित है, यानी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह यानी उसको सारा चीज़ बताना होगा। आज का आखिरी नंबर सवाल है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता था। तो D नंबर सवाल सही है आप लोगों का। 50 नंबर सवाल तक मैंने पूरा कवर करा दिया है। आगे का सवाल आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं अगला।
तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको PDF लेना होगा वो लोग हमें से कॉन्टैक्ट करें, कमेंट में कमेंट करें। तो ये सवाल में आप लोगों को कन्फ्यूजन था, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास होता है तो वो अपनी उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाद है। तो इसका D नंबर सवाल सही है, तो इसका नंबर D सही जवाब होगा। इसका PDF आप लोग जल्दी परचेस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।